हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24। हमारे मॉर्निंग बुलेटिन 7 की बड़ी बात में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की बड़ी खबर आपको बता दें दिल्ली से। संसद को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना जवाब देंगे और इसी के साथ गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा के साथ ही राज्यसभा को संबोधित करेंगे। ओवैसी के काफिले पर जो हमला हुआ था उस पर वो जवाब प्रस्तुत करेंगे और इसके ही साथ संसद में लता मंगेशकर जी को आज श्रद्धांजलि दी जाएगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद को संबोधित करने वाले हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा और राज्यसभा को संबोधित करेंगे और लता ताई को आज संसद में श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम शिवराज सिंह चौहान आज भी उत्तराखंड में ही रहेंगे। उत्तराखंड दौरा उनका जारी है। सुबह करीब 11:15 बजे थराली विधानसभा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। फिर उसके बाद दोपहर 1:30 बजे के आसपास पुरालो विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे और दोपहर 3:30 बजे धनौल्टी विधानसभा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे। तो आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है सीएम शिवराज सिंह चौहान को। उत्तराखंड में है वो और आज 3 बड़ी चुनावी जनसभाओं को वो संबोधित करेंगे। दोपहर 3:30 बजे धनौल्टी विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाएंगे। तो वहीं बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार वो करने जा रहे हैं। इसके साथ बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम शिवराज सिंह चौहान आज पौधारोपण करेंगे। स्वर कोकिला लता जी के स्मृति में पौधारोपण करेंगे। सुबह 9 बजे स्मार्ट सिटी पार्क में वो पौधा लगाएंगे। लोक कला, संगीत और गायन से जुड़े लोग भी यहां पर शामिल होंगे। तो आपको बता दें, कल लता ताई का निधन हो गया था। लंबे समय से वो कोरोना और निमोनिया से जूझ रही थी और कल उन्हें पंचतत्व में विलीन किया गया और उनकी स्मृति में आज सीएम शिवराज सिंह चौहान स्मार्ट सिटी सेंटर में पौधारोपण करेंगे और यहां पर लोक कला, संगीत और गायन से जुड़े लोग भी शामिल होंगे। और आपको बड़ी खबर बता दें, छत्तीसगढ़ में आज धान खरीदी का आखिरी दिन है। 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है और अब तक 98 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। और पंजीकृत किसानों की अगर बात की जाए तो 24,06,000 पंजीकृत किसान हैं और अब तक 21,74,000 किसान अपना धान बेच चुके हैं और अभी करीब 2,32,000 किसानों से धान खरीदी बाकी है। ऐसे में माना जा रहा है कि आज इस आंकड़े को भी पार कर लिया जाएगा। और इससे पहले ही आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ ने रिकॉर्ड बनाते हुए इस बार धान खरीदी की है और आज आखिरी तारीख है। बस टारगेट से थोड़ा ही पीछे चल रहे हैं और माना जा रहा है कि आज धान खरीदी के आखिरी दिन उस टारगेट को भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। करीब 2,32,000 किसानों से धान खरीदी बाकी है। 27 लाख के आसपास किसान हैं जो पंजीकृत हैं धान बेचने के लिए। 105 लाख मीट्रिक टन इस बार सरकार ने धान खरीदी का लक्ष्य रखा है और किसानों की मांग पर बेमौसम बरसात के बाद जो धान खरीदी प्रभावित हुई थी, 1 हफ्ते समय बढ़ाया गया था धान खरीदी का और आज आखिरी दिन है धान खरीदी का। और बारी छत्तीसगढ़ के कोरोना अपडेट की। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में 976 नए मरीज मिले हैं। तो वहीं बीते 24 घंटे में छत्तीसगढ़ में 9 मरीजों की मौत हुई है और प्रदेश में कल 1,241 लोग स्वस्थ भी हुए हैं, उन्हें डिस्चार्ज किया गया है और फिलहाल छत्तीसगढ़ में एक्टिव केस की संख्या 16,608 है और रायपुर में कल 145 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं और छत्तीसगढ़ की पॉजिटिव दर घटकर 4.62% हो गई है। तो छत्तीसगढ़ का कोरोना अपडेट हम आपको बता रहे हैं। बीते 24 घंटे में बेहद कम केसेस सामने आए हैं, 976 नए केसेस सामने आए हैं और
जो ठीक हुए हैं उनकी तादाद 1241 है। 9 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। पॉजिटिव दर 4.62% पर आ गया है। राहत की बात यह है कि अब जो रोजाना है वो मरीज कम मिल रहे हैं। रायपुर की अगर बात की जाए, जो लगातार हॉटस्पॉट बना हुआ था, रायपुर में भी अब केसेस कम होने लगे हैं। तो छत्तीसगढ़ के लिए राहत की खबर। छत्तीसगढ़ में अब कोरोना के केसेस तेजी से घटते जा रहे हैं और ऐसे में विशेषज्ञ मान रहे हैं कि जो कोरोना की पीक थी अब वो गुजर चुकी है छत्तीसगढ़ से। और एक्टिव केसेस की अगर बात की जाए तो 16,608 एक्टिव केसेस हैं और रोजाना जो केसेस मिल रहे थे उनमें भी भारी गिरावट देखी जा रही है। जो पॉजिटिव रेट है वो 4 के आसपास बना हुआ है और 4.62% है छत्तीसगढ़ की पॉजिटिव दर। इसमें भी काफी कमी देखी गई है, लेकिन जो मौत की संख्या है वो अभी भी कहीं ना कहीं लोगों को चिंतित कर रही है। बीते 24 घंटे में 9 मरीजों की मौत की पुष्टि की गई है। तो बीते 24 घंटे का अपडेट हम आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ के लिए राहत भरी खबर है। तेजी से मामलों में कमी देखने को मिल रही है। 1241 लोग ठीक हुए हैं, यानी कि छत्तीसगढ़ की रिकवरी रेट भी काफी अच्छी है। जगदलपुर के बकावंड एकलव्य आवासीय विद्यालय में कोरोना विस्फोट हुआ है। यहां के 26 छात्र और 2 स्टाफ कोविड संक्रमित निकले हैं। दरअसल विद्यालय में 3 से 4 दिन पहले कुछ छात्रों की तबीयत बिगड़ी थी। 10 छात्रों के बीमार होने के बाद शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग की जांच टीम ने सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे थे, जिसमें से पहले दिन 13 छात्र, जबकि शनिवार को 13 और छात्र के साथ 2 कर्मचारी भी कोविड पॉजिटिव मिले हैं। वहीं 15 से ज्यादा और छात्रों का आरटी-पीसीआर रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। फिलहाल इस आवासीय विद्यालय को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है और सभी के स्वास्थ्य पर निगरानी रखी जा रही है। और हमारी मध्य प्रदेश के कोरोना अपडेट की। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में 5,171 नए कोरोना मरीज मिले हैं और मध्य प्रदेश में अब तक 10,05,753 संक्रमित मिल चुके हैं कुल। और मध्य प्रदेश में कल 6 मरीजों की मौत दर्ज की गई है और 10,662 संक्रमितों की अब तक ओवरऑल मध्य प्रदेश में मौत हो चुकी है। और मध्य प्रदेश में कल 8,373 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं और अब तक 9,50,313 मरीज स्वस्थ हुए हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या मध्य प्रदेश में 44,000 को पार कर गई है। 44,778 इस वक्त एक्टिव मरीज हैं मध्य प्रदेश में। और आइए अब जान लेते हैं कि आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्या कुछ खास रहने वाला है। हमारे सहयोगी रायपुर से जुड़ चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ विनय वर्मा लाइव जुड़े हैं, तो वहीं भोपाल से हमारे साथ नीलम लाइव जुड़ चुकी है। सबसे पहले रुख कर लेते हैं रायपुर का। विनय, जानकारी दीजिए छत्तीसगढ़ के लिए क्या कुछ खास रहने वाला है। बड़ी पॉलिटिकल खबरें, इसके अलावा वो बड़ी खबरें जो आम जनता के लिए बेहद खास रहेंगी। देखिए, कई सारी पॉलिटिकल खबरें हैं, लेकिन उनमें से सबसे जो बड़ी महत्वपूर्ण खबर है वो धान खरीदी को लेकर के। छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से धान खरीदी स्टार्ट हुई थी और ये जो धान खरीदी थी 2 महीना यानी 31 जनवरी तक चलनी थी। इसमें 1 लाख टन जो सरकार ने तय किया था लक्ष्य धान खरीदी का, और ये करीबन जो पंजीकृत 24 लाख जो किसान हैं उनसे धान खरीदी करनी थी। लेकिन जो बीच में बारिश हुई उसमें किसान अपना धान नहीं बेच पाए, प्रक्रिया प्रभावित हुई और इसके कारण से 7 दिन का एक्स्ट्रा समय वो सरकार ने दिया था, यानी 7 जो फरवरी है इस तक धान खरीदी कर रही थी। लेकिन इस दौरान भी धान की खरीदी जो टारगेट लक्ष्य है उसके पास नहीं पहुंच पाया है। करीबन 7.5 लाख जो धान है वो अभी भी खरीदना है और 2,32,000 किसानों की अभी धान नहीं बेच पाए हैं। तो ये एक बड़ी चुनौती होगी सरकार के लिए कि किस तरह से इन किसानों का धान लिया जाए, या हो सकता है सरकार इन पे जो समय है वो एक बार फिर से बढ़ा दे। लेकिन फिलहाल इतनी जो धान खरीदी है किसानों की वो नहीं हो पाई है। एक अच्छी बात है कि जब तक लगातार पिछली बार कई बार कहा गया है कि जो धान खरीदी हो रही है वो जो केंद्र है वहां पर धान सड़ता रहता है, लेकिन इस बार करीबन 61 लाख टन जो धान है वो उसका उठाव किया गया है। ये राहत की खबर है किसानों के लिए भी, आम लोगों के लिए भी और जो केंद्र के जो कर्मचारी हैं उनके लिए भी। इधर दूसरी तरफ में करीबन 19,000 जो करोड़ रुपए ये भी इसकी पहली किस्त जो किसानों के खाते में डालनी थी वो डाल दी गई है। लेकिन चिंताजनक विषय ये है कि 2,32,000 जो रजिस्टर्ड किसान हैं उनकी धान खरीदी अभी नहीं हुई है।
बिल्कुल विनय, देखने वाली बात होगी इस टारगेट को किस तरह से पूरा किया जाता है। आप बने रहिए हमारे साथ। रुक कर लेते हैं भोपाल का। नीलम भी हमारे साथ बनी हुई। नीलम, जानकारी दीजिए, आज मध्य प्रदेश में क्या कुछ खास रहने वाला है? जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों की बात करें तो स्वर कोकिला लता मंगेशकर की स्मृति में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्मार्ट सिटी पार्क में पौधारोपण करेंगे। मध्य प्रदेश की बेटी थी स्वर कोकिला और उन्हें ही श्रद्धांजलि देने के लिए उनकी स्मृति के तौर पर पौधारोपण यहाँ पर सीएम करेंगे। सीएम के साथ इस दौरान गायन और संगीत के क्षेत्र में अपना योगदान देने वाले कई गायक और संगीतकार जो मध्य प्रदेश से हैं वो भी मौजूद रहेंगे। गुंदेचा, उमाकांत गुंदेचा, धानी गुंदेचा, करीब 5 से 6 संगीत और गायन क्षेत्र से जुड़े हुए जो महान हस्तियां हैं मध्य प्रदेश की, वो इस दौरान सीएम के साथ रहेंगी। इसके बाद सीएम का जो उत्तराखंड दौरा आज का प्रस्तावित है, उत्तराखंड के लिए भोपाल से जो है सीएम रवाना होंगे। 3 विधानसभाओं में उनके जो है दौरे हैं चुनावी क्षेत्रों में, धनौल्टी, पुरालो और एक और विधानसभा क्षेत्र है। तो 3 करीब उनके यहाँ पर प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी दौरे होंगे। लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जहां पर चुनाव हो रहे हैं लगातार प्रचार कर रहे हैं और उसी कड़ी में आज उत्तराखंड में उनके 3 जो है चुनावी दौरे प्रस्तावित है। जी ठीक है, आप भी नजर बना के रखिएगा इन तमाम खबरों पर। नीलम, शुक्रिया आप दोनों का ही पूरी जानकारी देने के लिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय नेताओं के विरोध की राजनीति पर कहा है कि हमें उपलब्धियों की राजनीति करनी चाहिए, विरोध की नहीं। उन्होंने कहा जनता विरोध की राजनीति पसंद नहीं करती, वो दृष्टिकोण देखती है। उन्होंने कहा मध्य प्रदेश में चल रहे घर घर चलो अभियान को अच्छी सफलता मिल रही है, इसमें शिवराज सरकार की खामियां सामने आ रही है। कमलनाथ दरअसल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे की शादी में शामिल होने के लिए रायपुर पहुंचे। साथ ही उन्होंने गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन सुरेश गोयल के निवास जाकर उनसे मुलाकात भी की। रायपुर दौरे पर आए कमलनाथ से बातचीत की IBC 24 संवाददाता राजेश मिश्रा ने। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। पिछले दिनों राहुल गांधी जी यहाँ पर आए थे। राहुल गांधी जी ने बोला था कि देश 2 भागों में बंट गया है। उसके बाद सिंधिया जी आए। सिंधिया जी का कहना है कि भारत देश का कोई भी नागरिक इस तरह का बयान नहीं दे सकता। एक चीज, दूसरा उन्होंने कहा कि शायद वो बात कर रहे हैं तो 2014 की कर रहे हैं। इस पर क्या कहना है? जो राहुल जी ने कही पूरी बात शायद सिंधिया जी समझे नहीं। राहुल जी ने कहा था 2 भागों में बटी है, एक जो गरीब है और एक जो अमीर है। उन्होंने किसी जाति धर्म की बात नहीं करी थी। पर अगर सिंधिया जी को नहीं समझ आई ये बात और ये कहे 2 भागों में बटी है तो ये उनकी सोच में समस्या है। सर, 2023 की तैयारी में छत्तीसगढ़ भी लगा है, मध्य प्रदेश भी लगा है। मध्य प्रदेश में घर घर अभियान आप लोगों का लग रहा है, कितनी सफलता मिल रही घर घर अभियान? हमें बहुत सफलता मिल रही है। हमें पूरी आम जनता मध्य प्रदेश की तस्वीर देखते हुए हमारा पूरा समर्थन कर रहा है। आज मध्य प्रदेश का हर वर्ग परेशान है। हमारा बेरोजगार नौजवान होए, हमारा किसान होए जो भटक रहा है खाद और बीज के लिए, हमारे छोटे व्यापारी होए, जहां देखो सब वर्ग परेशान है। मैं तो शिवराज जी से हमेशा पूछता हूं, एक बता दीजिए मेरे को कौन सा वर्ग आपसे खुश है। ये आज तस्वीर देखते हुए हमें पूरा जन समर्थन मिल रहा है। फिर पंजाब में सीएम का चेहरा कौन हो सकता है? सीएम का चेहरा चन्नी जी होंगे। ये तो सर, एक सवाल मैं, अगर आप इजाजत दें तो छत्तीसगढ़ की पूछ सकता हूं कि ये छत्तीसगढ़ में इन दिनों राष्ट्रीय नेताओं के विरोध की राजनीति शुरू हो गई, परंपरा शुरू हो गई, उसको किस तरह से लेते हैं? देखिए, हमें उपलब्धियों की राजनीति करनी चाहिए। विरोध की का अपना स्थान है, वो भी आवश्यक है। पर आज जनता विरोध नहीं सुनना चाहती, वे आपकी उपलब्धि, आपका सोच, आपका दृष्टिकोण सुनना चाहती है। तो ये थे कमलनाथ जी और इनका कहना है कि विरोध की राजनीति नहीं होनी चाहिए, मुद्दे की राजनीति होनी चाहिए। कैमरामैन मुकेश सिंह के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। सीएम शिवराज सिंह चौहान उत्तराखंड से भोपाल लौटने के बाद रविवार देर शाम शहीद ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के घर पहुंचे और उनके माता पिता से मुलाकात की। बता दें कि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह तमिलनाडु के कुन्नूर में 8 दिसंबर को CDS जनरल विपिन रावत के हेलीकॉप्टर हादसे में घायल हुए थे। 7 दिन चले इलाज के बाद वो शहीद हो गए थे। सीएम शिवराज ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के घर तकरीबन 20 मिनट रुके, माता पिता का हालचाल जाना और इस दौरान शहीद वरुण सिंह की मां उमा सिंह को सम्मान निधि के तौर पर सीएम ने जो घोषणा की थी वो राशि दी। शहीद वरुण सिंह की मां ने कहा कि सीएम शिवराज की उन्होंने तारीफ की और कहा कि जैसा सुनते हैं उससे भी कहीं अधिक वो सरल है। सीएम ने हमें सम्मान निधि दी और हमारे दुख सुख को जाना। बहुत प्रेम भाव से मिले और जो उनका व्यक्तित्व था मुझे बहुत सौम्य
बहुत अच्छा लगा उनका व्यक्तित्व। एक दूसरा, जिस अपनेपन से वो मिले और जो आश्वासन दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ उनका। और पूरे देश के सबने हमारा साथ दिया और उन्होंने जो श्रद्धांजलि दी, उससे हमें हमारा सर गर्व से और ऊंचा होता है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भोपाल पहुंचे, जहां उन्होंने बजट की खूबियों को लेकर प्रबुद्धजनों के साथ संवाद किया। तोमर ने बताया कि बजट में एमएसपी की राशि के किसानों के खाते में सीधे जमा करने की घोषणा की गई है। इसके अलावा किसानों की आर्थिक समृद्धि को लेकर जैविक खेती पर बल देने के अलावा आधुनिक खेती के लिए तकनीक पर जोर दिया गया है। इसके अलावा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर तलाशने के लिए भी कई मौके हैं। वहीं इस कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और बीजेपी प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव भी मौजूद रहे। यह बजट अभूतपूर्व है, ऐतिहासिक है, नए भारत के निर्माण की बुनियाद के रूप में इस बजट को देखा जाना चाहिए। मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट जबलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में फिर से भगवा लहराएगा और बीजेपी की सरकार बनेगी। तुलसी सिलावट ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में पूरा देश आगे बढ़ रहा है। साथ ही यूपी में सीएम योगी चहुमुखी विकास कर रहे हैं, चाहे अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हो या फिर काशी में बाबा विश्वनाथ मंदिर के कायाकल्प की बात हो। बीजेपी विकास और सभी वर्गों की सुरक्षा को लेकर काम कर रही है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। हमारे राष्ट्र के ओजस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, योगी जी के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ये चुनाव हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की योगी जी के नेतृत्व में और राष्ट्र के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बन रही है। पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद इंदौर पुलिस अपराध पर लगाम लगाने के लिए अब हर तरह के प्रयास में जुटी हुई है। अब इंदौर पुलिस ने क्राइम कंट्रोल के लिए नगर निगम के सफाई कर्मियों का सहयोग लेने का प्लान बनाया है। पुलिस कमिश्नर ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया है कि टीआई निगम कर्मियों के साथ हर थाने में एक बैठक आयोजित करे और निर्देश भी दे कि सफाई कर्मी जहां भी सफाई करते हैं वहां आपत्तिजनक वस्तु या फिर संदिग्ध व्यक्ति या असामाजिक तत्व दिखाई दे तो तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दे, और सूचना ना दी जा सके तो तुरंत मोबाइल से वीडियो या फोटो उस व्यक्ति का खींचकर नजदीकी पुलिस थाने को सूचित करें। बता दें कि पुलिस कमिश्नर का मानना है कि निगम कर्मियों की ये फौज शहर के हर कोने तक पहुंचती है। इनके सहयोग से रात में होने वाले अपराधों में कमी जरूर आएगी। स्थानीय स्तर पर जो वहाँ पर सफाई कर्मी हैं, उनके काफ़ी बड़ा अमला जो सुबह सुबह 4 बजे के आसपास जो सड़कों पर निकलता है, उनके साथ स्थानीय थाना क्षेत्र में उनके साथ एक संवाद और साथ ही साथ नंबर्स का आदान प्रदान, ताकि बेझिझक वो अगर कोई समस्या है तो उसको पुलिस तक बता सकें और इस सूचना के आधार पर पुलिस तत्काल कार्रवाई कर सके। छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल के रेत और खनिज के अवैध कारोबार पर लगाम के निर्देश के बाद प्रदेश के कई जिलों में ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। पहली तस्वीर आपको बलरामपुर की दिखा रहे हैं, जहां प्रशासन ने एक सप्ताह के अंदर 80 से ज्यादा मामले दर्ज किए और करीब 22 लाख रुपए के राजस्व की वसूली की। वहीं कलेक्टर ने रेत और दूसरे खनिज के दाम ना बढ़े, इसके लिए जरूरी निर्देश दिए हैं। दूसरी तस्वीर सूरजपुर की, जहां रेत के अवैध खनन और अवैध खनिज उत्खनन को लेकर प्रशासन एक्शन में है। जिले में प्रशासन ने बीते 8 महीने में विभिन्न क्षेत्रों में अवैध रेत खनन और परिवहन को लेकर करीब 44 लाख रुपए का जुर्माना वसूला है। वहीं एक सप्ताह के अंदर 60 से ज्यादा वाहनों पर कार्रवाई की गई है। शाजापुर और देवास जिले में लगभग 1 महीने से तेंदुए की मूवमेंट से खबर से लोगों में भारी दहशत का माहौल देखा जा रहा है। ऐसे एक मामला गांव टुकराना और भरड़ के बीच देखने को मिला। खेत में काम कर रहे एक युवक ने तेंदुए जैसे जानवर को देखा। किसी तरह गेहूं की फसल के बीच बैठकर उन्होंने उस जानवर का वीडियो बनाया और तेंदुआ बताकर उसे वायरल कर दिया, जिसे देखने के बाद वन विभाग की रेस्क्यू टीम गाँव पहुंची। उन्होंने जंगली जानवर को तेंदुआ होने से साफ इनकार कर दिया। उनके अनुसार करकल नामक ये जंगली बिल्ली है। वन विभाग की टीम सर्चिंग के लिए टुकराना पहुंची है। डिप्टी रेंजर ने बताया कि वीडियो में दिखाई दे रहा जानवर बिल्ली प्रजाति का करकल है, जिसकी पूंछ छोटी होने के साथ उसका कद भी छोटा है। मैंने देखा था दूर से, उधर से आते हुए से मेरे पे, तो नीचे बैठ के बना लिया वीडियो। क्या वो शेर जैसा लग रहा था। ग्रामीणों के द्वारा जो यहाँ वीडियो बनाया वो तो हमने देखा है, उससे तो मतलब स्पष्ट ये लग रहा है। एक तो छोटा दिख रहा है, उस मतलब कलकल के रूप में मतलब दिख रहा है।
जो बनाया है वो, एक तो उसकी पूंछ वगैरह भी नहीं, वो छोटी साइज दिख रही है, वो बिल्कुल, वो वीडियो भी साफ नहीं दिख रहा, बनाया तो है लेकिन करकल के पुष्टि हो रही उसमें, नहीं तेंदुए जैसा इस जानवर नहीं है वीडियो में। छत्तीसगढ़ के शिमला कहे जाने वाले अंबिकापुर के मैनपाट की मिट्टी बेहतरीन किस्म की आलू पैदा कर रही है। यहां करीब 500 हेक्टेयर रकबे में आलू का उत्पादन होता है। आलू का अनोखा स्वाद होने की वजह से छत्तीसगढ़ के साथ दूसरे राज्यों में भी इसकी डिमांड है, इसलिए ये आराम से बिक भी जाता है। लेकिन किसानों का आरोप है कि स्थानीय आलू की मंडी और कोल्ड स्टोरेज न होने की वजह से बिचौलिए और दलाल औने पौने दाम में आलू किसानों से खरीद रहे हैं, जिससे किसानों को आलू के उचित दाम नहीं मिल पा रहे हैं। वहीं आलू विशेषज्ञ PS राठिया भी मानते हैं कि मैनपाट का आलू 20 से 25% ही मार्केट तक पहुंच पाता है, जबकि 75 से 80% आलू बिचौलिए औने पौने दाम पर खरीद कर दूसरे राज्यों में भेज देते हैं। इसलिए आलू की मंडी और कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि किसानों की मजबूरियों का फायदा दलाल ना उठा सके। पहला तो मंडी नहीं है, मंडी की वजह से हम लोग को बाहर ले के बेचना पड़ रहा है या बिचौलिया ले रहे हैं, तो उसमें हमको दोनों नुकसान हो रहा है। और रही सवाल तो यहाँ जैसे आलू को हम रख भी नहीं सकते क्योंकि हमारे पास कोल्ड स्टोर नहीं है, लेकिन मंडी में ले जाएंगे तो इसका वैल्यू वहाँ पे कम हो जाएगा और जो ताजगी बनी रहती है आलू में वो कम, उसका मतलब असर खत्म हो जाएगा, ताज़ापन तो रह ही नहीं जाएगा, फिर उसका दाम ये मान के चलिए कि सीधे आधा हो जाएगा। और अच्छा दाम मिले उसके लिए किसानों को कुछ दिन के लिए जैसे स्टोरेज फैसिलिटी, तो हमारे यहाँ देखें तो आलू के लिए कोई स्टोरेज है, गोदाम है, कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं है। मंडी तो बहुत ज़रूरी है, मंडी अगर जाएंगे तो देखिए उसमें ट्रांसपोर्टिंग चार्ज बहुत लगता है। और इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।